बड़ी जीत बीजेपी को मिली है और अब तैयारी है जश्न की। पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है। खबर यह कि लगभग 5:30 बजे पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। इसके अलावा उनका संबोधन भी होगा। इससे पहले उन्होंने पोस्ट कर जनता को धन्यवाद भी दिया और उन्होंने लिखा कि विकास जीता, सुशासन जीता और दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं क्या कुछ अपडेट चल रहा है। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी का पोस्ट जिसके बारे में आपको बताया, लिखा कि विकास जीता, सुशासन जीता, दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। पीएम मोदी ने लिखा है विकसित भारत में दिल्ली की अहम भूमिका होगी। ऐतिहासिक जीत के लिए वंदन, अभिनंदन, ये पीएम ने पोस्ट किया है। तो दिल्ली चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी का पोस्ट। 48 सीटें बीजेपी के पास बढ़त बनाई हुई है, 22 पर सिमटी है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस 0, अन्य 0, ये फिलहाल का आंकड़ा है। और अब आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका 2025 के चुनाव में लगा है और सिर्फ जैसे तैसे आतिशी, क्योंकि सीएम थी और जैसे तैसे उन्होंने लाज बचाई है, क्योंकि सिर्फ आतिशी जीती हैं। तमाम बड़े दिग्गज जो हैं, अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, तमाम बड़े जो दिग्गज हैं, सबके लुटिया डूब गई, सब हार गए। और एक और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली चुनाव नतीजों पर सीएम योगी ने भी बड़ा बयान दिया है। कहा कि झूठ की राजनीति पर विराम लगा। दिल्ली ने पीएम मोदी पर भरोसा किया। दिल्ली में 2.5 दशक बाद कमल खिला है, ये सीएम योगी ने कहा है। तो सीएम योगी जिन्होंने कई बार वो यहां पर आए, प्रचार किया, स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थे सीएम योगी, और उन्होंने दिल्ली में प्रचार किया था बीजेपी के लिए। और अब बड़ा बयान सीएम योगी का भी आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं
मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। सरकार चाहिए था, इन झूठों पे कड़ा प्रहार चाहिए था और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। बहुत बहुत ये हमारा अध्यक्ष जिंदाबाद, मेरा वीरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद। इस व्यक्ति के हाथ में यश है। देखिए, कभी कभी हमारा वश होता है और कभी कभी हाथ में यश होता है। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जी एंड हर कार्यकर्ता को धन्यवाद। मगर हम सभी लोगों ने मिलकर के मोदी जी की गारंटी को धन्यवाद दिया है। मोदी जी की गारंटी के प्रति जो विश्वास है दिल्ली के लोगों का दिखा है, वो ये तय हो गया है कि हरियाणा में जैसे लोग, महाराष्ट्र में जैसे लोग, अब मोदी जी अगर लिख के दे दिए संकल्प पत्र में, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, एक था ना जो बोलता था इस जन्म में नहीं, अरे इसी जन्म में तो बार बार हारेगा और किसी के नजर से, वोट से क्या नजर से भी गिर जाएगा। अरविंद केजरीवाल बाय बाय टाटा, फिनिश, खत्म, अब कभी नहीं आ सकता। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। एक सॉन्ग भी था कि दिल्ली को भाजपा की सरकार चाहिए, वो गाते हुए, वो गुनगुनाते हुए भी नजर आए दिल्ली के अध्यक्ष। मतलब है लोगों का विकास की सोच के प्रति जीत, और दिल्ली में भाजपा की जीत का मतलब है कि वो सरकार जो सच बोलती है और अपने मैनिफेस्टो को गिवन पीरियड ऑफ टाइम में पूरा करती है, उस काम करने की जीत। तो ये जीत दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली की जनता जनार्दन का हम बहुत धन्यवाद करते हैं और उनकी इस दी हुई जीत को हम जिम्मेवारी की तरह लेते हैं और आने वाले हर पल पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी वोट देने के लिए उनको गर्व महसूस होगा, ये भी हम उनसे वादा करते हैं। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से समेत सभी जो अपनी सीटें हार गए, क्या कहेंगे इसके लिए? अति हो गई थी, खुद काम नहीं करते तो एक बात थी, प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना, राशन कार्ड, इनको भी लागू नहीं होने दिया। दिल्ली की जनता ने अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस किया। राजधानी होने के नाते एक पैरामीटर ऊपर तो छोड़िए, बिजली, पानी, सड़क, गली, पॉल्यूशन, कोई ऐसा मैटर नहीं था जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिल्ली की जनता को ना छला हो। तो दिल्ली की जनता इस 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश के लिए किया हुआ विजन के साथ काम। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जश्न की, तमाम दिग्गज अपना अपना रिएक्शंस दे रहे हैं, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सौरभ जी आपका। रमेश बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मृगांक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृगांक, आपका रुख करूंगी, जरा पहले सौरभ जी से बात कर लूं, फिर मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक, क्या कुछ समझ में आया? क्योंकि ये तो करारी शिकस्त है और इतनी उम्मीद तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने नहीं की होगी। हालांकि वो भले ही सामने ये कहते हुए नजर आए कि हम 50 से 55 सीटों के साथ आ रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की जो सीट है उसमें वो हार जाएंगे इतनी बुरी तरीके से, ये उन्होंने नहीं सोचा होगा। देखिए, बिल्कुल जो जंतर मंतर से 2013 में जंतर मंतर से झाड़ू की शुरुआत हुई थी, उसको इस बार दिल्ली की जनता ने छू मंतर कर दिया है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना प्रचंड बहुमत देकर के विश्वास दिल्ली की जनता ने जताया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां थी, जो आम आदमी पार्टी की नीतियां थी, उससे जनता कहीं ना कहीं त्रस्त थी, परेशान थी। क्योंकि हम कुछ भी समीकरण लगा लें, हम कहते हैं कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा इस वजह से बीजेपी जीत गई, या तमाम अन्य तरह की बातें, लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है
कि ये जो प्रचंड बहुमत है ये दिल्ली की जनता का जनादेश है, और दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा जनादेश इसलिए दिया है क्योंकि अब वो चाहती है कि दिल्ली के अंदर जो है डबल इंजन की सरकार हो, और यमुना का उनको जो है साफ सुथरा पानी मिले, पीने के लिए साफ सुथरा पानी मिले, पॉल्यूशन फ्री जो है वो दिल्ली की जनता जो है वो चाहती है दिल्ली को। इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूर्वांचल, पहाड़ी, पंजाबी, ट्रिपल पी का मॉडल जो है भारतीय जनता पार्टी ने उस पर काम किया, और खास तौर पे आप देखेंगे तो माइक्रो इंजीनियरिंग जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने की है, क्योंकि जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी किसी 1000 वोटों से हारी थी, 2000 3000 के मार्जिन से, इस बार उन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, राज्य के नेतृत्व ने और तमाम कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ता बन के काम किया, और उन सीटों को जो मार्जिन था उसको खत्म करने के साथ साथ ही उसी का परिणाम है कि आज 600 वोट से जो है मनीष सिसोदिया हारे हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी का परिणाम है कि 3000 वोट से जो है अरविंद केजरीवाल हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि तमाम जो पूर्वांचली हैं, पहाड़ी लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना पूर्ण रूप से विश्वास जता चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सरकार बनेगी, अब दिल्ली की सरकार, नई सरकार, ये जो 27 वर्ष में दिल्ली के काम रुके हुए थे, उन 27 वर्षों के काम को दोबारा से शुरू भी करेगी, और केंद्र के साथ हाथ से हाथ मिला करके तेजी से जो दिल्ली की राजधानी, जिसको लोग दावा करते थे पेरिस बनाने का, लंदन बनाने का, वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कामयाबी उनको मिलेगी। बिल्कुल। तो अब खैर इंतजार है, पीएम का भी जश्न तो मना ही रही है बीजेपी। मृगांक, आपका रुख कांग्रेस का की जो स्थिति थी शून्य की वही रही है। एग्जिट पोल में तो 1 2 3 सीटों की उम्मीद जताई भी जा रही थी, लेकिन खाता ही नहीं खुला। कांग्रेस क्या अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर पाई? हालांकि राहुल गांधी मैदान में उतरे भी, लेकिन वो जो उनकी कोशिश थी धरातल पर और जो रिजल्ट है उसमें तो बिल्कुल भी नजर नहीं आई है। तो क्या कांग्रेस को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई कुछ नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, राजनीति में ऐसे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कुछ नहीं हो सकता, और कांग्रेस से अगर ये सवाल पूछेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस ये बात का जरूर कहेगी कि भाई हमारा 4.26% था, वो बढ़कर 6.38% हो गया। देखिए, हमने 2% का गेन किया है, तो मुझे लगता है कि सांत्वना है उनके लिए कि उन्होंने गेन किया है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो जितनी भी सीटें हैं उन सभी सीटों पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई होगी निश्चित रूप से। लेकिन बहुत सारे सवाल ये चुनाव जो है छोड़ के जाएगा, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को फिर एक बार दोबारा मंथन करेगा। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस में भी थोड़ा जश्न का माहौल इस बात को लेगा होगा कि जो पार्टी 10 साल पहले जिस पार्टी का उदय हुआ था, एक एनजीओ के रूप में थी, वो दोबारा एनजीओ में तब्दील हो गई, और हो सकता है कि भविष्य में कांग्रेस थोड़ा ग्राउंड वर्क करे और मोमेंटम गेन करे, तो जो वोट कांग्रेस से एक बार छिटक के आम आदमी पार्टी के पास गया था, तो हो सकता है अगर कांग्रेस मेहनत करे तो वो दोबारा वापस लाने में सफल हो सकती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं ना कि एक होराइजन पे एक वो दिखाई देती है। अभी बड़ा समय लगेगा। देखिए, आप लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में साथ में आ जाते हैं, विधानसभा चुनाव में फिर अलग हो जाते हैं, तो लोगों को भी तो ये चीज पचाने में समय लगेगा ना कि लोकसभा में तो आप साथ आ गए, अब जब विधानसभा का चुनाव आया तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं, आपस में ही आपकी नहीं बन रही और आपका माइंडसेट ही तैयार नहीं है कि आपको करना क्या है। और मैं बार बार कहती हूं कि ये आज की जो जनता है वो बहुत स्मार्ट है भाई, इंटरनेट साथ में लेकर चलती है, उसको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस तमाम यूथ को पता है। तो इस चीज को अब समझना होगा। रासबिहारी जी, क्या लगता है जो बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत हुई है, कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है क्या इसमें? नहीं, कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस का ठीक है वोट परसेंट 2% बढ़ गया, लेकिन कांग्रेस तो किसी सीट पर टक्कर में ही नहीं रही, और ना उसके कारण जो है ये ऐसा कोई दिखाई दे रहा, अगर आप वोटों का एनालिसिस करें जो वो भी नहीं दिखाई दे रहा कि कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी हार गई। जैसे पहले कहा जा रहा था कि जितना कांग्रेस बढ़ेगी उतना ही आम आदमी पार्टी का दम निकलेगा, लेकिन ना तो कांग्रेस दम दिखा पाई, दम रहा ना आम आदमी पार्टी का दम रहा। हाँ, तो ये हम मान सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने इस बार फ्री की रेवड़ियों को ठुकराते हुए दिल्ली के विकास को वोट दिया है। क्योंकि अगर कांग्रेस को दम दिखाती तो आम आदमी पार्टी की जो जितनी सीटें अब आ रही हैं उतनी सीटें नहीं आती। खास तौर पे अगर मुख्यमंत्री जो अभी तक हैं आतिशी की सीट की बात करें, वहाँ कांग्रेस कोई ताकत नहीं दिखा पाई, और ये माना जा रहा था कि अलका लामा बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, दिल्ली में एमएलए रही हैं, बाहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, वो आतिशी को कड़ी टक्कर देंगी।
लेकिन वो तो तीसरे नंबर पर रही हैं, वो भी 4000 वोट लेके आ पाई हैं सिर्फ। और आतिशी भी मुझे लगता है कि सीएम थी अभी और अब वो इस्तीफा देंगी और फिर अपने पद को त्यागेंगी। एक ये बहुत बड़ी वजह है कि इस पद पर वो बैठी थी तो शायद लोगों ने उसका लिहाज कर लिया, और एक ये वजह हो सकती है कि आतिशी ने जैसे तैसे लाज बचा ली है। सौरभ, कल भी एक बड़ा मूवमेंट दिल्ली में हुआ था जब आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि भाई 15-15 करोड़ में फोन आ रहा है और अपनी पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर दिए जा रहे हैं। और उसके बाद जब एसीबी की टीम पहुंची तो फिर अरविंद केजरीवाल और किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला, वो बाहर खड़े रहे 1.5 घंटा और वापस आ गए। इस तरह के जो आरोप लगाना और वो हिट एंड रन जो कहा जाता है आम आदमी पार्टी के लिए, ये भी एक इन वजह में से एक वजह मानी जाएगी कि आपको जो कहना है बेबुनियाद तरीके से आप कह दीजिए और चले जाइए, लेकिन जनता ये सब कुछ स्वीकार नहीं कर रही थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की जो एक आदत रही है, आदत ये रही है कि हमेशा से आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, और उसके बाद जो है बिना सबूत के जो है, या तो कई बार उन्होंने माफ़ी भी मांगी है इस कारण से। स्वर्गीय अरुण जेटली जी उस समय थे, उनसे माफ़ी मांगी, नितिन गडकरी जी से अरविंद केजरीवाल जी को माफ़ी मांगनी पड़ी, और उसके बाद एक लंबा क्रम है जिसमें चाहे वो इनके संजय सिंह हो, वो भी आरोप लगाते रहे, मनीष सिसोदिया भी आरोप लगाते रहे, और कल का प्रकरण भी ऐसा था। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोगों को ये तो आभास था कि इस बार दिल्ली की जनता हमको नहीं चुनने वाली है, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से उनका 36 का आंकड़ा, देखिए मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसको भी पता था कि हमारा खाता खुलना बहुत मुश्किल है। लेकिन बार बार जो संदीप दीक्षित जी का बयान आ रहा था, संदीप दीक्षित जी बार बार ये कह रहे थे कि हरियाणा में हमको नुकसान पहुंचाने के मकसद से आम आदमी पार्टी आई थी, हम इनके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। बावजूद उसके केजरीवाल जी ने जेल से निकलने के अगले ही दिन 70 जो है कैंडिडेट 90 कैंडिडेट उतार दिए हरियाणा की विधान। तो उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से उस जो हार का बदला है वो दिल्ली की चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी से लेंगे। हालांकि उनका कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण असर, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर के 6% वोट है उनका, और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज तब भी कुल मिलाकर के 43-43.5% है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेंट पहुंचाने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा की जो जीत थी वो तो जनता ने उनको प्रचंड बहुमत दिया, वो अलग विषय है। यही मैं राज बिहारी जी से पूछ रही हूं, जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी ने जो है वो आम आदमी में जो है वो कहीं ना कहीं उसको डेंट पहुंचाने का काम किया है, और मात्र 3000 वोट से केजरीवाल जी जीते हैं, केजरीवाल जी की हार हुई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित जी की भूमिका तो है ना, वहां पर चुनाव वो लड़े हैं अच्छे तरीके से, तो ही तब 3000 मात्र वोट से जो है वो अरविंद केजरीवाल जी की हार हुई है। वही कारण है मनीष सिसोदिया जी 600 वोट से हारे हैं। तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि जो उससे छीनी हुई जमीन है दिल्ली में, सबसे पहले वो आम आदमी पार्टी को हटा करके अपनी पिच पर आना चाहती है। होगा, मोदी जी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनेगी, दिल्ली का गौरव भी लौट करके आएगा। थैंक यू। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। सर्वों और दावों के अनुमान पर जीत के जश्न में डूबने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने की थी, लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। संवाददाता आदित्य की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव लगभग आ चुके हैं। कुछ एक सीटों को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी सीटों में निर्णय हो चुका है, और उस निर्णय में आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, भविष्य के मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे यदि पार्टी जीत जाती, वह चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, पार्टी के कद्दावर और दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। अब अगर हारने वालों की हम सीरीज निकालें तो मंत्री सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार गए। बामुश्किल किसी तरह से अगर इज्जत बची है तो वह आतिशी ने लगभग 1000 से कम वोटों के मार्जिन पर वो बामुश्किल जीत पाई हैं। हाँ, गोपाल राय, जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, प्रभारी हैं दिल्ली आम आदमी पार्टी के, वह जरूर 19000 वोटों से लगभग जीते हैं। यानी कि सम्मानजनक अगर जीत कही जाए तो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं में गोपाल राय की हुई है। सोमनाथ भारती भी चुनाव हार गए। तो इस तरह से हारने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी। और यहाँ हम अपने कैमरा पर्सन हुकुम सिंह से कहेंगे, जरा दिखाएं यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर जश्न का माहौल की तैयारियां की गई थी कि किस तरह से जश्न मनाएगी पार्टी जब जीतेगी। जैसा कि आम आदमी पार्टी के अपने अनुमान थे, उस अनुमान के मुताबिक उनको पूरी तरह से सत्ता हासिल होनी थी, लेकिन वो हासिल नहीं हो पाई है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा मंच सजा लिया गया था और यहाँ पर अच्छा खासा जश्न मनाया जाता। लेकिन जो भी तैयारियां हुई थी, उन तैयारियों को रिजल्ट आने के बाद अब समेटा जा रहा है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब पार्टी
इतनी बुरी तरह से हारी है और ऐसे में हार की जिम्मेदार आखिरकार कौन ठहराया जाएगा। निश्चित बात है, अगर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था तो हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं की तय होगी। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। बिल्कुल, हार अपनी स्वीकार भी ली है, जैसे कि आदित्य ने रिपोर्ट भी दिखाई। एक तो पहले से तैयारियां, यही ओवर कॉन्फिडेंस की मैं बात करूंगी कि यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबा। तैयारियां की, आज सन्नाटा पसरा हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था रास बिहारी जी आम आदमी पार्टी को कि हम बिल्कुल जीत रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हुआ और वही ओवर कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी को ले डूबा। नहीं, सरकार तो कांग्रेस बनाने का भी दावा कर रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को ये पहले से ही लग गया था कि अब हम चुनाव हारने वाले हैं, क्योंकि झूठ कब तक चलता, झूठे वायदे, झूठे आरोप और जनता के लिए कुछ ना करने की नीति। और ये भी सब सामने आ गया था। जो आदमी बड़ा सादगी का देवता बन के आया कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सब कुछ लिया ही नहीं, शीश महल बना दिया। तो लोगों को ये तो लग ही रहा था। आप बार बार आम आदमी कह के, लेकिन आपका जो शीश महल था, क्योंकि वो लगातार चर्चा में रहा और शीश महल जैसी कोई बात नहीं थी। मृगांक, मैं रुक करूंगी आपका। सौरभ, शीश महल की भी बात उठी थी, शीश महल जैसी कुछ वहां पर शीश महल की बात लगातार उठी और तमाम आरोप लेकिन बार बार नकारते रहे। वहां के अंदर की तस्वीरें लोगों ने देख ली कि कितने लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं थी। सौरभ, साथ ही स्वाति मालीवाल की मैंने बात करी, स्वाति मालीवाल का बयान सामने आया कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। तो क्या बिल्कुल सही बयान उन्होंने दिया है, क्योंकि आज वो अहंकार चकनाचूर हो गया? देखिए, सत्ता में रहते रहते कोई भी व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं एक अहंकार तो आ ही जाता है, और उस अहंकार को जो मैनेज कर लेता है वही देखिए भारतीय जनता पार्टी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, वो हमेशा से प्रधानमंत्री रहते हुए भी जब आप देखेंगे किस प्रकार से अगर कोई महिला उनका पैर छुए तो तुरंत जो है महिला को मना करने लगते हैं, पुरुष को मना करने लगते हैं, और संसद के पटल पर भी जाते हैं तो पहले मत्था टेकते हैं। तो जब ये बात अरविंद केजरीवाल जी को समझनी चाहिए कि दिल्ली की जनता ने जिसको मुख्यमंत्री बनाया था वो था एक आम व्यक्ति, वो आंदोलन से निकला हुआ एक ऐसा व्यक्ति था जो एक सामान्य सी गाड़ी अपनी जो है वैगन आर में चलने वाला व्यक्ति था। और वो ये बार बार कहता था कि मैं राजनीतिक पार्टी, आंदोलन में तो ये भी कह रहे थे राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। उसके बाद ये भी कहा कि हम कांग्रेस के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। उसके बाद ये भी कहा कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। उसके बाद ये भी कहा कि मेरे को कितने 2 रूम की जरूरत है, मैं क्या करूंगा इतना बड़ा बंगला लेकर के रह करके। कथनी और करनी में जो अंतर दिखाई दिया, वो इतना बड़ा अंतर दिखाई दिया कि एक ऐसा भवन तैयार हुआ कि अगर आगरा का ताजमहल आप देखेंगे, उसके बाद मुझे लगता है दूसरी ऐसी इमारत है जिसपे शुल्क लगना चाहिए, बाकायदे टिकट लगना चाहिए। अभी तो वो फ्री में है, कुछ दिन बाद टिकट लग भी सकता था उस पे। और एक आलीशान पर्दे, टॉयलेट, ग्लास, मतलब क्या क्या, रिमोट से खुलने वाले पर्दे, कमोड जैसी चीज 7-7 लाख की, वो कमोड जैसी चीज 7-7 लाख की आपने वॉशरूम में लगवाई है। और जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो आप कहते हुए ये नजर आते थे, ये सुनाई देते थे कि भाई वहां पर उन्होंने अपने टॉयलेट तक में एसी लगवा रखे हैं। लेकिन आपका जो घर था वो वाकई में 5 स्टार होटल से कम नहीं था। ये सारी वजह रही आम आदमी पार्टी की इस करारी शिकस्त की, और आम आदमी की तरह रहूंगा वो नहीं दिखा, तो वापस जनता ने आम आदमी ही बना दिया। ये कहना शायद गलत नहीं होगा। रुक करेंगे पहले बीजेपी कार्यालय का, जीत की तैयारियां वहां पर की जा रही है, जश्न की तैयारियां लगातार वहां पर की जा रही है। ये देखिए, मिठाई बांटते हुए बीजेपी कार्यकर्ता, लड्डू बांटे जा रहे हैं, होली आज मनाई जा रही है। इससे पहले गुलाल यहां पर एक दूसरे को लगाकर जीत मनाई गई, और अब पीएम का इंतजार है। और पीएम का इंतजार ना सिर्फ भाजपा को बल्कि दिल्ली की जनता को भी है, क्योंकि पीएम आएंगे, संबोधन भी देंगे और जाहिर है दिल्ली की जनता का धन्यवाद अदा करेंगे। तो ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की आप देख सकते हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाई बांटे जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ी देर पहले एक और तस्वीर दिखाई थी जो बिल्कुल इसके उलट थी। वो थी आम आदमी पार्टी की दफ्तर कार्यालय की तस्वीर, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, ताला जड़ दिया गया है, कोई वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। और वहीं आप दूसरी तरफ देखिए जरा, यह बीजेपी के दफ्तर की तस्वीर, जय श्री राम के नारे और भाजपा की जीत की जश्न की तैयारियां लगातार जारी।
तो शाम 5:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन है, सभी को उसका इंतजार है, दिल्ली वासियों का उसका इंतजार है। उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पे ढोल नगाड़े बैंड लगातार बजाए जा रहे हैं। मृगांक का रुख करना चाहूंगी। मृगांक, बीजेपी कार्यालय से तो जश्न की तस्वीरें, आम आदमी पार्टी के कार्यालय का रुख किया हमने, आदित्य ने पूरी रिपोर्ट दिखाई, सन्नाटा पसरा हुआ है। मुझे लगता है कुछ वही हाल कांग्रेस दफ्तर का भी होगा फिलहाल। बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस का तो दफ्तर का हाल मैं कई सालों से देख रहा हूं और लगातार कई चुनावों में जाता हूं और फिर जब वहाँ हार का एक सन्नाटा फिर दिखाई देता है, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनावों का हो, चाहे और जगह के चुनावों का हो, तो वो कांग्रेस को मुझे लगता है एक परिपाटी सी बनती चली जा रही है कि कांग्रेस पे शायद मुझे लगता है कि लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या वो उतने ही चीजों के साथ मैदान में कांग्रेस पार्टी उतरती है जो भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की गारंटी होती है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं हावी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो थिंक टैंक उसे एक बात निश्चित रूप से सोचना है कि लगातार इतनी हार के बाद कांग्रेस में आखिर ऐसा क्या है कि उन्हें जो है कुछ ऐसा ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स करना चाहिए, लोगों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रयास किया था और उसकी बानगी भी दिखाई दी थी कई चुनावों के अंदर। राहुल गांधी ने प्रयास किया था जब कन्याकुमारी से लेके जो है यात्रा कश्मीर तक की यात्रा की थी और दूसरी बार प्रयास किया था उन्होंने गुजरात से और अरुणाचल तक की यात्रा की थी। तो कोशिश उन्होंने संवाद की थी, उसकी रिजल्ट भी कहीं ना कहीं उसकी बानगी दिखाई दी कि कर्नाटक दिखाई दिया, आंध्र प्रदेश कर्नाटक दिखाई दिया, तेलंगाना दिखाई दिया, हिमाचल दिखाई दिया। लेकिन जहां तक नॉर्थ इंडिया का हिंदी भाषी क्षेत्र में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कांग्रेस वो डेंट नहीं कर पा रही है, मतलब उन मुद्दों के साथ लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है, ना कनेक्ट कर पा रही है, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कनेक्ट अपने आप को कर पाती है। देखिए ये जो जीत है इसके कई सारे मायने आपको अभी दिखाई देंगे। केवल शीश महल मुद्दा नहीं है ये, देखिए ये तो चुनाव में स्टंट चलता है और मुझे लगता है कि पहली बार मैं इस चुनाव को, दिल्ली के चुनाव को इतने साल में देख रहा हूं जो मुद्दों पर लड़ा गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी वही कह रहे हैं कि विकास और सुशासन, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया था वो कहीं ना कहीं लोगों तक उसको पहुंचाने में सफल रही है। आप ये बात भी मानिएगा प्रधानमंत्री जो मोदी सरकार है उसका पिछले 10 साल से इस देश में शासन चल रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सरकार बना पाई दिल्ली के अंदर? तब भी तो बना सकती थी और भारतीय जनता पार्टी हर बार स्ट्रांग होकर आई है, तब नहीं बना पाई। इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं मुद्दों पर चुनाव हुआ, लोगों पर मुद्दे पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। केवल यही मुद्दा नहीं था कि शीश महल वो मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, यमुना का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। चुनाव में बिल्कुल एंड मौके पर केजरीवाल ये कह देते हैं कि यमुना में जहर मिलाया जा रहा है, आ गए नायब सिंह सैनी, कर दिया केस, बोले मानहानि का केस करूंगा और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये तो स्ट्रेटेजी आम आदमी पार्टी की रही है कि आरोप लगाया और चले गए। तो ये जो आरोप लगाने की जो एक लत लगी हुई थी, और पहले कांग्रेस पर ऐसे आरोप लगाते थे और फिर जब कुछ नहीं सामने आता था तो माफी मांग लेते थे, इससे अब निकलना होगा और ये बहुत बड़ा सबक मिला है आम आदमी पार्टी को। सौरभ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, ये लगता है ना कि बहुत बड़ा सबक है आम आदमी पार्टी को कि आपको जब कुछ नहीं मिला तो आपने एक आरोप लगा दिया। अभी हाल ही में बिल्कुल चुनाव प्रचार के बिल्कुल एंड में उन्होंने यही कहा कि यमुना में जहर मिलाया जा रहा है, हरियाणा की सरकार जहर मिला रही है। देखिए वो बयान तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। अगर देखा जाए तो मतलब एक हंसी का पात्र बन करके रह गए थे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से एक इतना भद्दा मजाक किया कि यमुना के पानी में जहर मिलाया जा रहा है। बताइए, सर्वप्रथम सबसे पहले तो आप क्या कहते थे कि यमुना पानी नहीं छोड़ रहा, हमें यमुना पानी नहीं छोड़ता तो दिक्कत आती है। जब बाढ़ आती तो आप कहते हो यमुना से इतना पानी, हरियाणा इतना पानी छोड़ देता है यमुना के अंदर की जो है उससे दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। और अब आप एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हो कि उसके अंदर जो है जहर मिलाने का काम किया। तो दिल्ली की जनता जो है वो ये मान के चल रही थी कि क्या अरविंद केजरीवाल जी के पास सल्यूशन नहीं है। अगर सल्यूशन नहीं है आपके पास तो कम से कम ये अफवाह, इतनी बड़ी अफवाह जिसको दिल्ली की जनता जो पानी पीती है, आप कह रहे हो उसमें जहर मिला हुआ है, और तत्काल जो है वहां के मुख्यमंत्री आते हैं हरियाणा के और उन्होंने वो पानी पी करके दिखा करके चैलेंज किया कि बताइए आप इसमें कहां पर पानी में जहर मिला हुआ है। अगर आप जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो कम से कम जनता के अंदर कोई इस तरह को जनता को गुमराह तो मत करिए। और उससे बड़ी चीज मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक मिडिल क्लास को लेकर के बार बार अरविंद केजरीवाल चिल्लाते थे कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से केंद्र की सरकार है, मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है कि जो इस बार का बजट आया
और बजट के अंदर जिस प्रकार से मिडिल क्लास को 12.5 लाख तक की एक राहत मिली, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए जो है एक तरह से वरदान साबित हुई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता भी अब राहत की सांस लगी, दिल्ली की उसको जनता लगेगा के कि लिए हमने एक वरदान आपदा और से बीजेपी छुटकारा के पा लिए लिया। रामबाण साबित हुई। वाकई में जो बजट जो पेश हुआ 12.5 पौने 13 लाख तक का जो छूट अब मिल सकती है। मृगांक, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, एक चीज बात, श्रद्धा मेरी बात को मानिएगा, और निश्चित रूप से इसकी बात जब चुनावों के बाद आप एनालिसिस करेंगे तो दो चीज आपको दिखाई देंगी साफ तौर पे। एक क्लास दिल्ली में आपको वो दिखाई दी जो अपनी फ्रीबीज की बात कर रही थी, जो पानी की बात कर रही थी, जो सुशासन की बात कर रही थी, जो सड़क की बात कर रही थी। एक क्लास आपको वो दिल्ली में दिखाई दी जो एनवायरमेंट की बात कर रही थी। मतलब हर किसी के मुद्दे अलग रहते हैं। एनवायरमेंट की बात कर रही थी, वो पानी, साफ पानी की बात कर रही थी, वो पेरिस की बात कर रही थी। तो साफ तौर पे यहां पे बीजेपी ने जो दिखाई देता है, इन सारे मुद्दों को रिड्रेस करने की कोशिश की है। आप सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या यहां पे कटेंगे तो बटेंगे का नारा नहीं चला, बिल्कुल चलाने की कोशिश की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगा कि ओवरटली अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है बैकफायर कर सकता है। इसलिए जो है योगी जी का एक रैली यहां पर हुआ, लेकिन कोवर्टली वो कहीं ना कहीं उन इलाकों में भी पहुंची भारतीय जनता पार्टी जहां पे उसका एजेंडा अलग तरीके से चलाने का था। मुझे लगता है कि इस बार शायद पूरी तैयारी के साथ जो मुझे दिखाई, जो भारतीय जनता पार्टी का जो दिखाई दे रहा है ना, वो क्यूमुलेटिव इंसेंटिव दिखाई दे रहा है। वो क्यूमुलेटिव इंसेंटिव ऐसे कि सारे मुद्दों को उन्होंने एक एक बारी करके उन्होंने टच किया है। स्ट्रैटेजी है ना भारतीय जनता पार्टी की, और जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से आप उस स्ट्रेटजी को मानना पड़ेगा, क्योंकि जब जब जीत हुई है, जिस तरीके से कार्यकर्ता मैदान में उतरते हैं, और ना सिर्फ कार्यकर्ता, कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री खुद उतरते हैं मैदान में, उसका असर देखने को भी मिलता है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी वजह है, और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी भूल चूक जिसकी वजह से नतीजा आज सामने। मृगांक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। दिल्ली का जश्न बिहार में भी देखने को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना की सड़कों पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। पटना के वीरचंद पटेल पथ से जश्न का जायजा लिया संवाददाता आशुतोष कुमार ने। दिल्ली में बीजेपी की जीत का जोश पटना की सड़कों पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट और तमाम बीजेपी नेताओं के हाथों में तिरंगा, और इस पूरे हुजूम का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं, हाथों में बीजेपी का झंडा और साथ में प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट। पटना की सड़कों पे कुछ इसी तरह का नजारा है। बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और ये तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बड़े नेता सड़क पे उतरे हैं। ये नजारा पटना के वीरचंद पटेल पथ का है, जहां बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और इसका नेतृत्व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी काफी उत्साहित है और कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली में बड़ी जीत हुई है, अब बिहार की बारी है और हम बिहार में भी कुछ इसी अंदाज में जीतेंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत कर आ देखिए, 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारों की विदाई हुई है और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी की जीत है, क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का जो शासन था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से दिल्ली में अनेक घोटाले हुए, चाहे वो क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास का घोटाला हो, यमुना सफाई का घोटाला हो, अनेक घोटाले, चाहे शराब का घोटाला हो, उन सब घोटालों का अंत हुआ है। और मैंने दिल्ली के अंदर अनेक स्थानों पर मैं चुनाव के दौरान गया था, वहाँ मैंने लोगों के चेहरे पर परिवर्तन की लहर देखी थी, साफ गुस्सा देखा था। दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने झूठी घोषणाएं करी, दिल्ली की जनता के साथ छल किया, लगातार 10 सालों तक आपदा की सरकार ने, आपदा पार्टी ने लोगों को
छलने का काम किया। लोग बदलाव चाहते थे और डबल इंजन की सरकारें जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हर राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वो सरकारें राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं। इसीलिए हरियाणा में चुनाव हुए, तीसरी बार वहाँ पर डबल इंजन लगा, डबल इंजन की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी। और अब 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारें जो दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, दिल्ली की सरकार उनकी पास थी, उन्होंने 27 सालों में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम किया। और दिल्ली की जनता ने इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाई है और डबल इंजन की सरकार अब डबल गति से काम करेगी। दिल्ली के अंदर जो रुकी हुई योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत जैसी योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजना, अनेक योजनाएं जो दिल्ली में तेजी से दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए आनी चाहिए थी, वो योजनाएं अब दिल्ली में लाई जाएंगी। और जो भी हमारा संकल्प पत्र है, उन संकल्प पत्रों को। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, उत्तराखंड के सीएम, और उन्होंने भी बधाई दी है जीत की और जश्न लगातार मनाया जा रहा है। तैयारी और 5:30 बजे का इंतजार है पीएम मोदी के संबोधन का। सौरभ, अब तो मुझे लगता है क्योंकि अब कुछ बचा नहीं, आम आदमी पार्टी के हाथ तो सिर्फ शिकस्त आई और भारी निराशा, और अब बीजेपी ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी, और अब अगला जो स्टेप होगा वो सीएम कौन, सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है। देखिए, निश्चित रूप से इतनी बड़ी जीत हुई है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनको सबसे पहले जो है वो बधाई देंगे। और निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं भी, जिस प्रकार से एक कड़ी परिश्रम हुई है और मेहनत की है पूरी पार्टी ने। तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि जो उनके परिश्रम का परिणाम है वो कितना सुखद है। जो उनकी तपस्या की ताकत है वो इतनी बम्पर सीटों में कन्वर्ट होकर के आई है। तो मुझे लगता है कि अब आज तो बधाई होगी और इसके बाद जो है निश्चित रूप से दिल्ली को जो है एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जो दिल्ली को विकास के रास्ते पर तेजी से लेकर के केंद्र के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करेगा। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से चूंकि एक रेवड़ी कल्चर था और रेवड़ी कल्चर के आगे मोदी गारंटी की बात की गई, तो वो मोदी गारंटी, चूंकि मोदी गारंटी पूरी होती है तो वो पूरी करने में क्या 100 दिन का समय का एक लक्ष्य लेकर के मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी। और उन 100 दिन के लक्ष्य के अंदर जो तमाम वादे किए गए हैं उसकी एक झलक देखने को मिल जाएगी। अगर यमुना साफ करने की बात कही गई है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप ये देखिएगा कि 100 दिन के अंदर कोई ना कोई एक जो है पूरा प्रारूप बना लिया जाएगा जो यमुना साफ करने की तरफ जो है वो आगे बढ़ेगा। और तमाम बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के जो वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उसके लिए भी इन 100 दिनों के अंदर ही कदम उठा लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो पोल्यूशन से निजात पाने की है, वो पोल्यूशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है जो उनकी सरकार बनेगी, जो उनके मुख्यमंत्री बनेंगे, वो निश्चित रूप से इस पर बहुत ही मजबूती के साथ काम करेंगे। और जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का, मुझे लगता है कि देखिए अभी उनके लिए परेशानियां घटी नहीं है। अभी वो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी मंच से कहते थे कि अगर आप लोग मुझे नहीं जिताएंगे तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा। अब तो वैसे भी उनको जेल जाना है और अब तो वो विधायक भी नहीं रहे। पहले तो वो तो मुख्यमंत्री थे, तब वो जेल जाने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। काफी जब चुनाव नजदीक आ गया तब उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेलने के लिए आतिशी जी को जो है मुख्यमंत्री पद जो है सौंप दिया था। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस संवैधानिक देश के अंदर, संवैधानिक परंपरा के अंदर दिखाए आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, जय पांडा जी, अलका गुर्जर जी, अतुल गर्ग जी, सबको बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। केजरीवाल की टीम के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बड़े बड़े वादे उन्होंने किए, बड़े बड़े उन्होंने मैनिफेस्टो में। तो बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे और जैसा कि सौरभ आप कह रहे थे कि अब एक प्रारूप पूरा तैयार कर लिया जाएगा और 100 दिन बाद, क्योंकि अपना रिपोर्ट कार्ड जब सरकार पेश करती है तो हमें उम्मीद है उन 100 दिनों के अंदर दिल्ली की जनता ने जो आभार जताया, दिल्ली की जनता ने जो विश्वास जताया है, उस विश्वास को पूरा कर पाएगी और अपने कामों को पूरा करके आभार जताएगी बीजेपी। बिल्कुल। देखिए, जब लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी, सरकार बनी थी, उन्होंने तुरंत जो है 100 दिन का जो है वो टारगेट बना लिया था कि 100 दिन के अंदर जो है हम ये काम करेंगे। उसके लिए कैबिनेट मीटिंग हुई थी और 100 दिन काम पूरा करने के बाद उन्होंने बाकायदे जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया और उस रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताया कि हमने 100 दिन में ये काम कर दिया है।
तो मुझे लगता है कि दिल्ली, चूंकि अभी नज़दीक कोई चुनाव नहीं है, अब इसके ठीक बाद अक्टूबर या नवंबर में जो है बिहार के चुनाव होंगे, उसके पहले दिल्ली में जो मोदी गारंटी की बात कही गई है, उस मोदी गारंटी को पूरा करने का पूरी तरह से जो है उस पर काम किया जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने शराब नीति में गड़बड़ की थी या शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ की थी, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी, नई सरकार आएगी, उसको भी चिन्हित करने का काम करेगी कि आखिरकार दिल्ली की जनता जो इतनी गाढ़ी कमाई है, उसके टैक्स का पैसा है, उसके साथ इतना बड़ा खेल कैसे रचा गया, उसके साथ इतना बड़ा घोटाला, शराब नीति को लेकर के जो छेड़छाड़ हुई, इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें वास्तव में क्या जो कमियां थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो होगी वो निश्चित रूप से उसको भी खुलासा करने का काम करेगी। और अभी भी मैं सुन रहा हूं कि कुछ जो है सचिवालय के आसपास कुछ गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, क्योंकि वो तमाम उस तरह की फाइलें वहां पर पड़ी होंगी। हालांकि एलजी साहब का कहना है कि अभी जो है जैसी स्थिति है वैसी रहे, वहां पर कोई अंदर ना आए, बाहर ना जाए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की जो कुछ नीतियां रही हैं, जो जिस पर जो है लगातार जनता भी प्रश्न चिन्ह उठाती रही है, कोर्ट भी प्रश्न चिन्ह उठाता रहा है, और तमाम जो है सरकारें, अन्य सरकारें, कांग्रेस पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी आज भी दावा करती है कि उसको शराब नीति पे अगर सबसे पहले जेल भेजने वाली है केजरीवाल को, तो वो कांग्रेस पार्टी है, ये दावा वो खुद भी करती है। तो मुझे लगता है कि सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि जो एक नया व्यक्ति एक राजनीति में प्रवेश किया, जिसने ये कहा कि मैं जो है एक सुशासन की राजनीति करूंगा, मैं ऐसी राजनीति करूंगा जिसके अंदर कट्टर ईमानदारी वाली बात होगी, क्या वो वास्तव में उसके अंदर किस प्रकार से कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, कि कौन कौन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उस पर भी पूरी की पूरी जो है वो जांच होनी चाहिए। भले ही इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की हो, चाहे अपने मामले में, चाहे मनीष सिसोदिया के मामले में, सत्येंद्र जैन के मामले में, संजय सिंह गए, आतिशी बहुत रोई थी जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई थी, फुट फुट कर रोई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय। लेकिन वो जनता समझ चुकी है कि ये इमोशनल कार्ड, ये महज एक इमोशनल कार्ड है वोटों के लिए, और मुझे लगता है वो नतीजे के तौर पर देखने को भी मिल रहा है। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।